This conference will now be recorded. Can you see this compiler screen now? Hello? Can you Yes, see it? sir. Yes, Yes, sir. sir. So Yes, sir. this program is for printing a Fibonacci series. Okay, here, just a second. Here, a variable is declared, okay, whose initial value is 0, because first number in Fibonacci series 0. So it has been initialized to 0, and next number is b. This is your second number of your series. ओके, सो फर्स्ट टू नंबर जो होते हैं आपकी फिबोनाची सीरीज के वो कौन से 0 1, ठीक है। तो हमारे पास तो ये हमें पहले से इनपुट करके रखने हैं, ठीक है। ऐसा कोई मेथड नहीं है कि हम इनको इनपुट करवाएं यूजर के थ्रू, तो हमने इनको पहले से ही यहाँ पर रखा है इनिशियलाइज करके 0 और 1। नेक्स्ट वेरिएबल है जो नेक्स्ट जो एलिमेंट होगा इस सीरीज में, हर एक नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा। जैसे कि फर्स्ट नंबर 0 था, सेकंड 1 है, तो नेक्स्ट क्या है, इन दोनों का सम होगा a प्लस बी। ओके, सो नेक्स्ट जो होगा उसको देखो यहाँ कोड में भी हमने लिखा a प्लस बी। लिमिट है, यहाँ पर लिमिट है कितने नंबर आपने प्रिंट करवाने हैं इस फिबोनाची सीरीज में। तो ये हमने यूजर से पूछा है यहाँ पर, है ना, थ्रू दी स्टेटमेंट हाउ मेनी नंबर्स यू वांट टू प्रिंट। तो वो जो वैल्यू एंटर करेंगे वो लिमिट में स्टोर होगी। उसके बाद हमने एक लाइन प्रिंट की, प्रिंट है फिबोनाची सीरीज। ओके, तो फिबोनाची सीरीज प्रिंट करने के लिए हमने फर्स्ट टू नंबर देखो यहीं पे प्रिंट किए हैं, a और b, ठीक है। 0 और 1 तो हम एज इट इज प्रिंट कर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट जो भी नंबर होंगे वो इस लूप के थ्रू प्रिंट होंगे। देखो लूप कहाँ से स्टार्ट हुआ आपका, 1 से लेके n तक, ठीक है। आपको कितने नंबर चाहिए थे सीरीज में, उतने नंबर तक ये आपका लूप रन होगा। तो सी नेक्स्ट इक्वल टू a प्लस बी, हर बार नेक्स्ट की वैल्यू क्या बनेगी, प्रीवियस टू एलिमेंट्स के सम के इक्वल, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है नेक्स्ट इक्वल टू a प्लस बी, और उसका a इक्वल टू b, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो आपका पहला एलिमेंट है a, फर्स्ट एलिमेंट है, वो क्या बन जाएगा, सेकंड एलिमेंट, और नेक्स्ट टाइम के लिए जो बी एलिमेंट है सेकंड, वो क्या बन जाएगा, नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट, है ना। इस तरह से फिर नेक्स्ट टाइम जब ये लूप रन होगा तो नेक्स्ट में कौन सी वैल्यू ऐड होगी, जो नेक्स्ट टू एलिमेंट आ चुके होंगे। जैसे इसकी आउटपुट देखते हैं ना, उसके थ्रू आप समझोगे, ठीक है। प्रिंट है, उसके बाद हम प्रिंट इसी लूप के अंदर हर एक बार नेक्स्ट को प्रिंट किया करेंगे। जैसे इसके सम एरर, अनडिफाइंड सिंबल आई एन है, हमने इसमें आई और एन नहीं किया डिफाइन, कोई आई कॉमा आई, और ये लिमिट तक चलेगा हमारा, है ना, ठीक है। हमारे n की जगह हमने किस में स्टोर किया, लिमिट में। इसके बाद this is successful, now control F9. Okay, how many numbers you want to print? So I want to print 5 numbers. Okay, so this is the output 0 1. Okay, हाँ ठीक है, हमारे पहले के 2 नंबर भी प्रिंट हुए यहाँ पर हैं, 0 और 1 भी, ठीक है। हमारे 7 नंबर टोटल प्रिंट हुए। हमें इस लूप को एक फिर लेस करना है, हमें लिमिट माइनस 2 तक, है ना, क्योंकि हमने 2 नंबर पहले से प्रिंट कर रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो एक मिनट यहाँ पे स्पेस देता हूँ यहाँ, तो ये 2 नंबर लेस चलेगा क्योंकि हमने 2 नंबर पहले से ही यहाँ पर प्रिंट करके रखे हैं। अब देखो इसकी आउटपुट फिर से, तो मैं नंबर्स यू वांट टू प्रिंट 5, जो 0 1 1 2 3। इसमें क्लियर स्क्रीन भी एक बार मैं यूज कर लेता हूँ फंक्शन, इसको रन करते हैं। सपोज हमें 10 नंबर चाहिए पहले सीरीज के, ठीक है। तो देखो यहाँ पर a की वैल्यू सपोज 0 है, ठीक है, जो हमने खुद ही हमने इनिशियलाइज किया 0, और b की वैल्यू 1, ठीक है। नेक्स्ट क्या है उसके, इसमें a प्लस बी। सो नेक्स्ट एलिमेंट देखना आपने यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ, देखो 0 प्लस 1 1, ठीक है। उसके बाद देखो a क्या बना, b, ठीक है। सो a पहले 0 था तो a क्या बन जाएगा 1, ठीक है, और b क्या बन जाएगा नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या यहाँ पर 1, तो नेक्स्ट टाइम के लिए a और b की वैल्यू क्या बनेगी 1 1। सो नेक्स्ट टाइम जब कैलकुलेट होगा तो ये बनेगी 1 + 1 2, ठीक है। उसका हमने फिर से लिखा होगा a = b, तो अब a क्या बनेगा 1 और b क्या बन जाएगा 2, ठीक है। तो फिर से नेक्स्ट कैलकुलेट होगा तो 1 + 2 3, समझ रहे हो ना सभी, है ना। a को आपने b बनाना है और b को नेक्स्ट वैल्यू करना है, इसी के थ्रू ये सीरीज प्रिंट हो जाएगी यहाँ पर। ये तो सिंपल है, विदाउट रिकर्सन है। ये समझ आ गया सभी को? यस सर। अब इसी प्रोग्राम को हम फिबोनाची रिकर्सन के थ्रू करते हैं, ठीक है। मुझे अब यहाँ पे क्या चाहिए, एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, जो हमें इंटीजर रिटर्न करेगा, और उस फंक्शन का नेम है सपोज फिबो, ठीक है। और यहाँ पर आर्गुमेंट भी क्या जाएगी, इंटीजर आपकी।
अब मुझे ए और बी भी कहाँ प्रिंट करने हैं रिकर्शन के थ्रू ही, ठीक है। तो मैं यहाँ इनको हटा देता हूँ, मुझे ए और बी भी यहाँ पर नहीं चाहिए, ठीक है। अब एक लूप रन करने के लिए एक नेक्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट भी हमें नहीं चाहिए यहाँ पर, ठीक है। दो वेरिएबल चाहिए, आई और लिमिट फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन। अब हमें लिमिट तक चलाना कम्प्लीटली, क्योंकि हमें सारे नंबर चाहिए यहाँ पर, है ना, ठीक है। अब इस लूप के अंदर ही मैं फिबोनाची फंक्शन को कॉल करूंगा, ठीक है। int %d and then fibo of i, ठीक है। देखो हमने क्या फंक्शन कॉल किया, fibo of i। i क्या है, जैसे आपको पहला नंबर चाहिए तो i की वैल्यू 1 होगी, तो फर्स्ट नंबर प्रिंट होगा इस कॉल के थ्रू। जैसे आपको 2 चाहिए तो सेकंड fibo of 2 कॉल होगा, तो आपको सेकंड नंबर प्रिंट होगा। इस तरह से अगर nth नंबर आप जब लिमिट के पास पहुंच जाएंगे तो आपका fibo of लिमिट पास होगा और आपका लास्ट नंबर प्रिंट होगा। ये हर बार आपका लूप रन होगा, ठीक है। अब इसको हम डिफाइन करते हैं फंक्शन को, ठीक है। int fibo int n, है ना। सपोज ये आपकी फॉर्मल आर्गुमेंट है जिसमें जो भी वैल्यू यहाँ से पास होगी आई की वो n में कॉपी होगी। अब देखो पहला केस क्या है, इफ n डबल इक्वल टू 1, ठीक है। अगर आपका फर्स्ट नंबर हो सीरीज का, ठीक है, आप बताओ क्या प्रिंट होना चाहिए। फर्स्ट नंबर हो तो क्या प्रिंट होना चाहिए, फिबोनाची सीरीज का जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है, 0 0 0। ओके, सो यू विल राइट हियर रिटर्न 0, ओके। else if n डबल इक्वल टू 2, ठीक है। अगर सेकंड नंबर है तब क्या प्रिंट होना चाहिए, 1, है ना, 1 है ना। ये दो तो हम इसके थ्रू प्रिंट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट जो नंबर होंगे वो इन दोनों का प्रीवियस सम होगा, है ना। सो else you will return, now you will call the function fibo here, okay, recursively fibo of n minus 1 plus fibo of n minus 2, ठीक है। तो ये प्रीवियस टू नंबर का सम होगा इस तरह से, ठीक है। तो ये इसका कोड है, सिंपल सा कोड है ना। मैंने कहा था जब भी रिकर्सन करेंगे तो कोड आपका बिल्कुल सिंपल होगा और क्लियरली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा ये कोड, है ना। देखो जैसे आपने यहाँ पर सपोज n के लिए 3 है तो क्या होगा 3 - 1, तो fibo of 2 कॉल होगा और यहाँ पर fibo of 3 - 2 fibo of 1 कॉल होगा, ठीक है। तो आपको पता है fibo of 1 क्या था 0 और fibo of 2 क्या था 1, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे 0 + 1, तो नेक्स्ट नंबर क्या प्रिंट हो जाएगा, थर्ड नंबर 1। इस तरह से सपोज n की वैल्यू 4 आपने पास की है यहाँ पर, ठीक है। फोर्थ जो एलिमेंट है 4 के केस में क्या कॉल होगा, fibo of 3 एंड fibo of 2, तो fibo of 2 तो आपके पास क्या है 1, ठीक है। और fibo of 3 आपने प्रीवियस स्टेप में जैसे कैलकुलेट किया है वो आपके पास क्या बना था 2, सॉरी 1, तो इस तरह से 2 + 1 आपका कैलकुलेट हो जाएगा। इसको रन करके देखते हैं एक बार, enter how many numbers you want to show, 8 numbers. See, this is again printed, okay, 0 1 1 2 3 5 8 13, okay, तो ये रिकर्शन के थ्रू आपने प्रिंट किया है यहाँ पर, है ना। एक बार फिर से कोड आपको दिखाता हूँ, इसमें कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी हो तो पूछो, है ना। ये यहाँ पर रिकर्सिव कॉल है, और इसके थ्रू ये आपकी आउटपुट आएगी, समझाया सभी को। रिटर्न रिकर्सिव कॉल कब तक चलेगी, कंटिन्यू होगी? ये जब तक चलती है जब तक आपके पास बेस कंडीशन आई है, मैंने कल भी बताया था आपको। तो बेस कंडीशन कब आएगी, या तो फिर वैल्यू 1 बनेगी या फिर वैल्यू n की वैल्यू 2 बनेगी, ठीक है। तो उस केस में ये आपका वापस चला जाएगा कॉल, है ना। जैसे आपने सपोज यहाँ पे n की वैल्यू सपोज आपने 8 एंटर की है, ठीक है। तो 8 - 1 ये 7, पहले ये 7 जो होगा वो तब तक कॉल होता रहेगा जब तक n की वैल्यू आपकी इन बेस कंडीशन में से मैच नहीं होती कोई भी, इस तरह से। जैसे fibo of 7 जब आएगा तो fibo of 6 को कॉल करेगा, fibo of 5 को कॉल करेगा, तो fibo of 6 फिर से कॉल करेगा 5 और 4 को। इस तरह रिकर्सिव ट्री बनता है, है ना। अगर आपको इस डीप आप मतलब इतना आपके सिलेबस में के स्कोप में नहीं, इसलिए आपको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी डिफाइन करते हैं, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होती है आपकी। जैसे आपने बाइनरी सर्च की करी थी या लीनियर सर्च की कैलकुलेट की थी, हर एक सिलेक्शन सॉर्ट की थी, वैसे इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी इंक्रीज होती है जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है। आप कभी इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ इसका लॉजिक देखना। लॉजिक यही है कि fibo of n - 1 और fibo of n - 2 लिखेंगे तो प्रीवियस 2 एलिमेंट का सम यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, बस इतना। ये थोड़ा ट्रिकी रहता है यहाँ पर, है ना। ये क्या है
जैसे फी ऑफ n माइनस आपने जैसे फी ऑफ मैंने कहा यहाँ पे 7 कॉल किया तो पहले यही एग्जीक्यूट होगा कंप्लीटली, है ना, इस साइड नहीं जाएंगे, ठीक है। तो फी ऑफ जब 8 माइनस 2 6 कब आएगा, जब ये पूरा कैलकुलेट हो जाएगा ये वाला पार्ट, ठीक है। फिर ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और फाइनली इन दोनों की जो वैल्यू कैलकुलेट होगी वो लास्ट में सम होगी रूट पे। ट्री भी एक डाटा स्ट्रक्चर है, वो भी आप थर्ड सेमेस्टर में ही पढ़ोगे ना, ये ट्री के थ्रू इम्प्लीमेंट होगा। जैसे कल जो रिकर्शन मैंने बताया था आपको स्टैक के थ्रू इम्प्लीमेंट होती है आपकी, है ना। तो ये एक ट्री बनेगा, यहाँ पर रिकर्सिव ट्री कहते हैं इसको। इसमें एक रूट होगा जिसमें आपका रिजल्ट स्टोर होता है आपके पास, उसके बाद उनके चाइल्ड होते आगे, है ना। तो फिर सब चाइल्ड इस तरह से, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है अभी, है ना, ठीक है। एग्जाम में आपसे रिकर्शन का क्वेश्चन आएगा तो आपने फैक्टोरियल सिंपली आपने फैक्टोरियल बता देना है ना। ज्यादा ज्यादा आपसे फिबोनाची पूछेंगे, तो ये इसका प्रोग्राम है, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे आपके अभी इस सेमेस्टर में। ये आप फिर से पढ़ोगे डिटेल में जब आप जाओगे थर्ड सेमेस्टर में, अभी तक फिलहाल के लिए इतना काफी है, ठीक है। तो चलें अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हेलो। Yes, हाँ sir. जी सर। Just a second. Okay. So this is today's topic. Okay, strings. Okay, till now we have worked on integer and floating values. Now we will work on characters also. Okay, so for this there is a concept in C language that is string, and in this topic we will study first of all its introduction. Then we will go for manipulation of string. How do you manipulate a string? Then under this topic manipulation, we will see how you initialize a string and how do you print a string and how do you read a string from the user through keyboard. After this, we will see pointers and strings, and then there are some standard library string functions. Okay, we will study them, and last topic will be we will make some programs for strings. Okay, we will make some user-defined functions to manipulate a string. So these topics will be covered under string. Now let us see these are topics one by one. First is introduction. So in introduction, what is a string? Okay, say when you declare an array of 10 integers, this is the declaration int a of 10. Okay, so you can say this is an array of integers, right? If you declare an array of floating values, then you declare like this float b of 10. Okay, so here b is an array of floating values, floating numbers. Okay, similarly, you can also declare an array of characters like this char c10. This is character, this is string declaration actually. Okay, so and this is an array of 10 characters here. Okay, so this array of characters is known as a string. Okay, so the definition of string is what? String in C language is defined as an array of characters. Okay, now see this diagram. Okay, here C has been declared. Okay, this array is C, and there are total 10 characters in this array. Okay, the string is hello dear. Okay, and see last element of this array is something special that is known as null character. Okay, every string in C ends with this special character known as null character. Okay, ये देखने में तो आपको दो कैरेक्टर लग रहे हैं यहाँ पर, है ना, बैकस्लैश और जीरो, लेकिन एक्चुअल में ये एक ही सिंगल कैरेक्टर है, ठीक है। ये एक स्पेशल कैरेक्टर है जिसकी एसकाई वैल्यू जीरो है, ठीक है। एक और जैसे आप सिंपल जीरो पढ़ते हैं तो उसकी जो एसकाई वैल्यू है कंप्यूटर में वो है 48, ठीक है। इसकी एसकाई पता ना सभी को, व्हाट इज एसकाई? American Standard Code for Information Interchange. American Standard Code for
इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, सो हर एक जो भी आपके पास कीबोर्ड पे जितने भी कैरेक्टर्स हैं आपके पास, स्पेशल सिंबल्स हैं, हर एक की एक एस्काई वैल्यू है। ठीक है, तो ये जो /0 है इसकी एस्काई वैल्यू 0 है, इसकी याद रखना है सभी ने। ओ भाई नाउ just a second. So remember this point, every string in C ends with the null character. Okay, and you can also change the definition to this now. String in C language is defined as an array of characters which ends with a null character. This is the proper definition now. Okay? If you don't write here null character, then it is merely an collection of characters. Okay? You have to put this null character. This is compulsory for string. Okay? Now let us go to next slide. You can take screenshot of this slide. Okay? Now let's go to next slide, that is how to initialize a string. Okay, so there are several methods for initializing string. First one is this. This is here. Okay, you write char data type, then string name, then number of characters in this string. Okay, then in curly braces you put all the elements within single quotes. Okay, remember this thing, all the characters should be entered using single quotes. जब आप integer या float enter करते थे तब single quotes नहीं लगाते थे यहाँ पर। ठीक है, और लास्ट कैरेक्टर आपको खुद लगाना है यहाँ पर, नल कैरेक्टर ये जो है ये पुट करना। अगर ये नहीं लगाएंगे तब आपकी जो भी इसके आप इसको मैनिपुलेट करेंगे स्ट्रिंग को, उसमें रॉन्ग रिजल्ट आपके मिलते हैं वहां पर, इसलिए ये नेसेसरी है। यस, दिस इज फर्स्ट मेथड। नो, दिस इज सेकंड मेथड। यू कैन कीप दिस dimension empty also. Okay, if you keep this empty, this will be a valid initialization also. This is second method. Now this is the third method. Okay, this is the most frequently used method. You directly write completely UIIT here. Okay, oh, sorry, there is triple IT, it should be double IT. Okay, this should be a UIIT, and here you have used inverted commas instead of single quotes. Okay, so if you want to declare a string like string together, then you must use inverted commas. Okay, and here null character is not necessary. Okay, compiler will insert itself. Similarly, this is the fourth initialization method. You can keep this dimension empty in this method also. Okay, so these are 4 methods for initializing a string. Okay, remember here this I is mistyped. Okay, it should be UID. Now this will be a memory representation of all these 4 methods. Okay, UID, and at last null character will be stored. This is the next point. Okay, strings do not support assignment operator once they are declared or initialized. Okay, ordinary variable integer या float क्या थे, उनको आप कितने भी बार रीइनिशियलाइज कर सकते थे नई वैल्यू से। ठीक है, लेकिन स्ट्रिंग्स को आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल, suppose you have declared here s10 a string of 10 characters. Now you are going to put insert UIT class in this string. Okay, this will produce an error. Okay, this is not legal in C language. Okay, now see next example. You have initialized the string 4 to CSC. Okay, and now suppose you want to change this string to ECE. Okay, this will also produce an error. Okay, so this point you remember this point, string do not support assignment operator once they are declared or initialized. Okay, सब कुछ हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे अभी, है ना, किस तरह से एरर आएगा। ठीक है, अब इनको पॉइंट्स को याद रखना है सभी। ठीक है, and if you want to do such kind of reinitialization, then there is a string copy function in C library. Okay, there is a string copy function whose definition is stored in string.h header file. Okay, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है स्ट्रिंग को लेके, इसको हम बाद में करेंगे, है ना, अभी हम एक टॉपिक आएगा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी वाला। तो आपको यही यूज करेंगे, तब आप इसमें ECE कॉपी कर सकते थे, है ना, ऐसे डायरेक्ट इनिशियलाइज नहीं कर सकते। Okay, you can take screenshot of this now. Okay, now we'll go to next slide. This is how to print a string. So there are also several methods for printing a string. First is using printf function. Okay, this is the standard input, the standard output function. Through this, let us suppose this is the program. Okay, you have declared a string of 20 characters. Okay, and you have inserted here programming. Excuse me, sir. हाँ जी. Sir, would you please take it back as screenshot, not taken by me? Okay, sure. Take it now.
Okay, sir. Thank you. Okay, so this is the second method. This is the printf first method we are discussing. Here programming has been assigned to this string 20. Okay, see, this is a string of 20 characters, but you have inserted only few characters here. Okay, this is also legal. All other spaces will be filled with some garbage value. Okay, so now you have declared a variable here int I equal to 0. Now using this loop, you will print all these characters for while I is less than equal to 10. Okay, here total numbers of characters are 3, 3, 4, 11. Okay, so total number of characters in programming are 11. So this loop will start from 0. So it will print all 0 to 10, 11 characters. Okay. So this is the first method. So here you have printed str of I. So first of all, str of 0 will be printed, that is P. Then str of 1, R will be printed. Str of 2, O will be printed. In this way, when you will reach I equal to 10, so G will be printed. So this is the first method. Okay, there are some disadvantages of this method. We will see it now. Okay, suppose you run this program and it will be printed like here programming. Okay, now see second method first. This is using null character. Okay, you can print this this string also using null character. So for this is the program. Okay, see here, this is the difference. Here it has been written I less than equal to 10, and in this program you will write string of I is not equal to null. You know, a string is always ends with a null character. So while string is not reaching null character, you will print all the characters. Okay, so you will again print all elements using printf statement, and then you will increment I here also, so that it will point to the next character. Okay, so this is the second method to print a string using null character. Okay, and this method, remember this thing, this method doesn't rely upon the string length. Okay, इस मेथड में आपको पूरा पता होना चाहिए था कि आपके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, ठीक है, लेकिन इस मेथड में अगर आपको नहीं पता आपकी स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर हैं, आप डायरेक्टली यहाँ पर नल कैरेक्टर पुट करोगे तो सारे कैरेक्टर को प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो सेकंड ये मेथड है सबसे ज्यादा यूज होने वाला, ठीक है, इसको नहीं करते हम यूज, है ना, हमें नहीं पता होता कई बार कि कितने कैरेक्टर हैं आपके टोटल एक स्ट्रिंग के अंदर, तो दिस मेथड इज मोर अप्रोचेबल। नाउ लेट अस से third method, how to print a string using pointer. Okay, now we have studied pointer, so we will use pointer to manipulate it. Okay, just a second. Low, you can take it now. Done. Thank you, sir. Okay, so this is now third method. Here you will print a string using pointer. Okay, so this is the string again, programming, and now you have declared a pointer here, that is ptr. Now you have see this statement carefully. You have written here ptr equal to str. Okay, I will explain you this. Just a second. Let me write the program. Okay, to understand this program, remember these points. Okay, then you can understand this program. Okay, name of array always gives the base address of array. This is the first point. Remember, this is applicable to every type of array, whether it is an integer array or floating array. The base address will be given by its name. Okay, here name of array is str, so str will give you the base address. Okay, for example, you have declared here int a of 10 and then character c of 10. So a and c will give you the base address of both these arrays. Okay, a will give a base address of A10 array, and C will give you the base address of C10 array. You know base address. Okay, base address is the address of first element of an array. Okay. So this is the first point. Remember this point. And now this is second point. If we store the address in a pointer, okay, for example, you have declared here again a pointer int star ptr. Okay, this ptr is now pointing to this array of integer. So you have written here this statement ptr equal to a. Okay, यहाँ पर हमने क्या लिखा, देखो ptr equal to str, क्योंकि आपके स्ट्रिंग को पॉइंट करेगा, और ये जो एग्जांपल हमने लिया है ये किसको पॉइंट करेगा, इंटीजर को। एंड दिस स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू ptr इक्वल टू एंड ऑफ a ऑफ 0, है ना। एंड ऑफ a ऑफ 0 का क्या मीनिंग हुआ, एड्रेस ऑफ 0th एलिमेंट, मींस आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है आपका एरे का उसका एड्रेस स्टोर किया। तो ये एंड ऑफ a ऑफ 0 जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, एरे नेम के इक्विवेलेंट। ए लिखेंगे या लिखेंगे सेम प्रिंट होगा, है ना, हम प्रोग्राम करेंगे अभी देखेंगे उसमें, है ना, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपने याद रखने कभी भी, ठीक है। ये एरे ऑफ नेम क्या देगा आपको, बेस एड्रेस ऑफ एरे, और आप एंड ऑफ a of 0 is equivalent to name. Now
see this next line. If you increment this pointer using this increment operator plus plus, it will always point to the next location of its array. ठीक है, अगर आपने देखो ये ptr प्लस प्लस लिखा है, ठीक है, तो ptr वैसे सपोज अगर आपके पास बेस एड्रेस है 2000, ठीक है, अगर ptr प्लस प्लस करेंगे तो ये कितनी वैल्यू होनी चाहिए उसकी, अगर 2000 है तो बताओ, ptr सपोज आपका बेस एड्रेस 2000 है, a की वैल्यू 2000 है बेस एड्रेस, तो ptr प्लस प्लस लिखेंगे तो क्या होना चाहिए, बताओ जनरली बताओ क्या होना चाहिए। 2004 2004 2 It actually depends on the size of data type, है ना, ठीक है, वैसे तो प्लस प्लस बाई 1 ही इंक्रीज करता है हमेशा, है ना, तो वैसे तो लगना था आपको कि 2001 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, जितना आपका डाटा टाइप का साइज है, जैसे इंटीजर है, अगर आप किसी कंपाइलर में इसका 2 बाइट का साइज है तो 2002 बनेगा, उसके बाद डायरेक्ट उसका जब ptr प्लस प्लस करेंगे तो ptr 2 को पॉइंट करेगा और उसका एड्रेस क्या होगा 2004, ठीक है, अगर फ्लोटिंग वैल्यू होती और 4 साइज होता तो 2000 के बाद किसको पॉइंट करता, 2004 को जाता है ना, उसका 2008, तो हर बार जंप करेगा ये उतने ही लोकेशन से जितने आपके डाटा का साइज है, डाटा टाइप का साइज है, ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है ना। अगर ये आपने सारे पॉइंट अभी याद कर लिए, अब हम इस प्रोग्राम को रीड कर सकते हैं इजीली, ठीक है, समझ आ गए सभी को ये पॉइंट्स? Yes, sir. Now see here, ptr is equal to str, so ptr is now pointing to the base address of the string. Okay, now you have written here if star of ptr is not null, okay, star of ptr will return you value at the address of ptr, ठीक है, तो स्टार्टिंग में ptr में आपका बेस एड्रेस है तो ये किसको रिटर्न करेगा, वैल्यू एट द एड्रेस ऑफ योर फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा पहले, फर्स्ट एलिमेंट नल नहीं होगा तो उसको वो प्रिंट कर देगा, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर p, सो p विल बी प्रिंटेड हियर यूजिंग दिस पॉइंटर, ओके, हमने कल ही प्रोग्राम किया था पॉइंटर के थ्रू कैसे प्रिंट करते हैं, कल या परसों जब भी, ठीक है, तभी आप स्टार लिखेंगे उस पॉइंटर के साथ तो उस लोकेशन की वैल्यू प्रिंट होती है वहां पर, ठीक है, तो पहले आपका क्या प्रिंट हो जाएगा p, देन यू विल राइट हियर ptr प्लस प्लस, सो इट विल इंक्रीमेंट टू नाउ नेक्स्ट लोकेशन, और नेक्स्ट लोकेशन क्या है, एरे में 1 से जंप करेगा, ठीक है, क्योंकि एरे कैरेक्टर एरे है तो कैरेक्टर का साइज 1 है, ठीक है, तो बेस एड्रेस 2000 है अगर p का, तो r का बेस एड्रेस नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा 2001, तो यहाँ पर जो वैल्यू है r वो प्रिंट होगी, ठीक है, इस तरह से जब तक ये ptr की वैल्यू नल नहीं बन जाती, वैल्यू एट द एड्रेस ऑफ ptr नल नहीं बन जाती, ठीक है, तो नल कब होगी, जब आप इस लास्ट g के बाद पहुंचेंगे, ठीक है, मैंने कहा था जब आप इस तरह से इनिशियलाइज करोगे तो आपका कंपाइलर ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक नल कैरेक्टर इंसर्ट कर दिया होगा उसने पहले ही खुद, है ना, हमें दिखेगा नहीं यहाँ पर, ठीक है, ना ही प्रोग्रामिंग आपको दिखेगा कहीं भी, वो इनबिल्ट होगा और अंदर ही आप कंपाइलर उसको इंसर्ट करेगा, तो इस पॉइंट के बाद जी के बाद आपके पास नल कैरेक्टर आएगा, उसके बाद आप लूप से बाहर आ जाओगे, तो दिस इज थर्ड मेथड फॉर प्रिंटिंग स्ट्रिंग यूजिंग पॉइंटर, ठीक है, पहला आपने सिंपल प्रिंटफ से किया, आपको लेंथ पता होनी चाहिए थी स्ट्रिंग की, सेकंड आपने किया जब आपको लेंथ नहीं है मालूम तो आपने नल पॉइंटर से किया, और तीसरा है नल पॉइंटर के थ्रू ही किया, लेकिन आपने किया कैसे किया, पॉइंटर की हेल्प से, ठीक है, दिस आर 3 मेथड्स, नाउ okay, you can take screenshot of this, if you have any question you can ask me anytime. तो अगर हम 2 डायमेंशनल एरे के बेस एड्रेस को इंक्रीमेंट करें तो हाँ, उसमें भी उसी तरह से होगा, जैसे मैंने आपको बताया था रो मेजर ऑर्डर में स्टोर होंगे या कॉलम मेजर ऑर्डर में, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर रो मेजर ऑर्डर होगा तो उतने जैसे आपका 2 बाइट के डिफरेंस से ही करेगा जंप, देखो 2D एरे भी तो एरे ऑफ एरेज है ना, ठीक है, उसको हम चलो एक बार फिर, है ना, फिर देखेंगे उसको एक बार अच्छे से देख लेंगे 2D एरे को कैसे, मैंने करवाना है टॉपिक आपको, है ना, 2D एरे को कैसे मैनिपुलेट करते हैं स्ट्रिंग के पॉइंटर के थ्रू, ठीक है, वो भी हम करेंगे। ओके सर, नाउ लेट अस गो टू नेक्स्ट स्लाइड, okay, this is how to read a string from the user. सर ये पॉइंटर वाला एरे में भी लगता है कि सिर्फ स्ट्रिंग्स में लगता है? नहीं, किसी भी एरे में, जैसे यहाँ पर int a 10 लिया था तो इसके लिए भी तो पॉइंट किया यहाँ पर ptr equal to a, ये इंटीजर के लिए था, इसलिए मैंने एग्जांपल इंटीजर का लिया था, ठीक है, ठीक है, अब है नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डू यू रीड स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर। For this there are also several methods. First one is using scanf function, okay, so this is the program. Suppose you have declared here an array name of 20 characters, okay, then you have asked enter your name, now you will enter this name using keyboard, so this is the function scanf. Here you will see a new format specifier %s,
ओके, दिस इज फॉर स्ट्रिंग। ओके, %d पढ़ा था, है ना, इंटीजर के लिए %f पढ़ा था, फ्लोटिंग के लिए %c था, सिंगल कैरेक्टर के लिए। अगर आपने पूरी स्ट्रिंग एंटर करनी हो तब क्या है आपके पास %s। ठीक है, उसके बाद देखो हमने यहाँ पर इसको फिर से देखना ध्यान से, हमने लिखा है यहाँ पर नेम। नेम इज व्हाट? नेम इज हियर नेम ऑफ एरे। ओके, और नेम मैंने आपको बताया नेम ऑफ एरे क्या देता था आपको? बेस एड्रेस ऑफ एरे। तो यहाँ पर आपने एक्चुअल में एड्रेस ही पास किया, यहाँ पर एंड लगाने की जरूरत नहीं है अब आपको, है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर हम खुद ही क्या पास करें, एड्रेस ऑफ बेस, एड्रेस ऑफ दिस एरे। ठीक है, एंड लगाने की यहाँ पर कोई आपको नीड नहीं बनती कभी भी स्कैनफ के थ्रू, जब आप %s लिखेंगे तो, राइट। So this is using scanf function. After this you will print you have entered %s and again name। ठीक है, आपको देखो बेस एड्रेस ही देना है यहाँ पर, है ना, वो खुद आगे जितने स्पेसिस है वहां पर वो उन कैरेक्टर्स को एंटर करता है खुद। इसके बाद आपने प्रोग्राम क्लोज किया, सी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। okay, suppose you have run this program and this is what you have entered, enter your name Aman, suppose। okay, so after this you will print this line, you have entered Aman। okay, this is the right output। okay, now there is disadvantage of this scanf function. See, if I run this program for this kind of input, enter your name, and now we have written here Aman Kumar। okay, so what will be your output? Only Aman। okay, it will not print Aman Kumar। okay, this is disadvantage of this scanf function, it does not allow any kind of space or new enter। okay, so this is the point। okay, see this one, scanf function does not support white spaces। okay, white spaces are like space, tab, new line, etc। okay, hence it is incapable of receiving multi-word strings। okay, this is the point you should take care of always। okay, you can't enter a multi-word string using scanf function। there is another function for this, we will see it now। so that function is, you can take screenshot of this now। okay, after this I will discuss next function। Done। see, instead of scanf function you must use gets function now। okay, this is a special function, gets function, which is capable of receiving multi-word strings। okay, and to use this, see this line scanf, instead of this you will write here gets। okay, and there is no need to there is no need of format specifier using this function। you will directly write this function gets, and under this you will write here name of array। okay, in this case name of array is name, so we have written here gets name। okay, with this gets you will be able to print Aman Kumar, you will be able to receive Aman Kumar। okay, and there is also opposite of this gets here, puts। okay, just like scanf का opposite क्या था? printf। gets का opposite क्या है? puts। ठीक है, तो puts लिखा आपने you have entered, उसके बाद लिखा आपने puts name। okay, puts की एक डिसएडवांटेज क्या है? आप एक साथ मल्टीपल वर्ड्स प्रिंट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर मुझे नेम प्रिंट करना था तो मैं एक लाइन में नहीं लिख सकता था यहाँ पर you have entered और नेम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं कर सकते यूज। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है पुट्स का। ठीक है, आपको ये अगर यही सेम प्रिंट करना हो एक ही लाइन में तब आपको यही फंक्शन लिखना, तो इस तरह से लिखेंगे प्रोग्राम, तब आपकी आउटपुट अमन कुमार आएगी, है ना, तब प्रिंटफ के थ्रू आप प्रिंट करना पड़ेगा अगर एक लाइन में आपको चाहिए। ठीक है, अगर आप पुट्स करेंगे तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके आउटपुट देखो। ठीक है, ये इसकी डिसएडवांटेज है, पुट्स फंक्शन कैन नॉट डिस्प्ले मोर देन वन स्ट्रिंग एट अ टाइम। ठीक है, आपकी एक स्ट्रिंग प्रिंट होगी, यू हैव एंटर्ड, उसका नई स्ट्रिंग के लिए नया पुट्स आपको लगाना पड़ेगा पर नेम स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, तो इसके और अच्छा एक और पॉइंट है, ऑल्सो अनलाइक प्रिंटफ फंक्शन, पुट्स फंक्शन प्लेसेस द कर्सर ऑन द नेक्स्ट लाइन। ठीक है, अगर यहाँ पर आपने इस तरह से प्रिंटफ 2 टाइम लिखा होता, ठीक है, तब आपकी जो आउटपुट आनी थी वो एक ही लाइन पे आनी थी, यू हैव एंटर्ड अमन कुमार। ठीक है, लेकिन जब आप पुट्स लिखोगे तो इस तरह से आपकी आउटपुट आ गई। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, see this here, you have entered this is output of this program now। okay, enter your name Aman Kumar, now you have entered, this will be printed here, and due to this line, okay, unlike printf function, the cursor will now go to the next line, so Aman Kumar will be printed now at the next line। so there are some advantages and some disadvantages of both functions, printf as well as puts, and also scanf and gets function। okay, so I think you got it now।
इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, 1 मिनट है, ठीक है, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड। ठीक है, क्या हमने स्टडी किया यहाँ पर स्कैनएफ, ठीक है, और स्कैनएफ क्या डिसएडवांटेज है स्कैनएफ की, ये हमने लिखा है यहाँ पर ना, मल्टीवर्ड स्ट्रिंग्स नहीं आ सकती, उसके लिए आपने क्या बनाया, आपने गेट्स, ठीक है, और गेट्स का काउंटर है आपके पास पुट्स, ठीक है, पुट्स की डिसएडवांटेज ये 2 हैं, ठीक है, मल्टी स्ट्रिंग्स नहीं प्रिंट कर सकता, और कर्सर न्यू लाइन पे जाएगा जब भी आप इसको लिखोगे, ठीक है, हम इसकी जब इम्प्लीमेंट करेंगे तभी आप देखेंगे सब कुछ। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज पॉइंटर एंड स्ट्रिंग्स, ओके। So you want to store UIT, okay. Now there are 2 methods for this. First one is this method, okay, we have already discussed. You will declare a string, like here S is a string which is declared, and you will assign UIT to this string. Now this is a second method using pointer. What you will do, you will store it at some location in memory, and then you will assign its address to a character pointer, okay. For example, you will write here char star ptr, and then you will initialize UIT here, okay. So जब आप ये इनिशियलाइज करेंगे तो स्टार ptr एक पॉइंटर बना आपका, किस तरह का है, पॉइंटर का, तो ये ptr किस लोकेशन को पॉइंट करेगा, जहां पर कैरेक्टर स्टोर है, और इसमें क्या स्टोर होगा, बेस एड्रेस। एक्चुअली जब आप ये लिखते हो तो आप एग्जैक्टली पूरा UIT नहीं स्टोर होगा, ठीक है, लिखना आपको ऐसे ही है, लेकिन आप इसमें सिर्फ क्या स्टोर होगा, यू का एड्रेस जब आप ये लिखोगे, ठीक है। तो ये सेकंड मेथड है, ठीक है, और यही मेथड है जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होगा, जितने भी अभी हमने तक पढ़े इनिशियलाइज करने के, सबसे बेस्ट मेथड है यही, ठीक है। अब जो भी हम प्रोग्राम इंप्लीमेंट भी करेंगे हम इसी मेथड के थ्रू करेंगे, तो उसको आप ध्यान से देखो, है ना। पॉइंटर बनाएंगे और पॉइंटर में उस स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे, तो इसमें सिर्फ बेस एड्रेस स्टोर होता है यहाँ पर, ओके। फॉर एग्जांपल before the example, see this line. What is the difference between these 2 declarations, okay. We cannot assign a string to another string, okay. What we can assign a character pointer to another character pointer, okay. We will learn this about this line through the example, okay. So this is the program now, okay. Suppose you have declared a string here, string1, and program is the string here. Now you have declared another string2, this is empty string. Now you have declared a pointer here, okay, char star ptr1, okay. This is done using this method, pointer method, okay. Here address of C will be given to ptr1. Now again a pointer is declared to the character ptr2. Now if you write this statement, string2 equal to string1, okay, you are trying to copy this string to string1 into string2. So this is illegal in C, you cannot write like this. But if you try to copy using pointers, then this is legal in C. See next line. If you write here now, sorry, यहाँ पर ptr2 equal to ptr1 होना था ना, ठीक है। If you write ptr2 equal to ptr1, then this is a valid copying, okay. इसलिए हम पॉइंटर के थ्रू ही सारे प्रोग्राम इंप्लीमेंट करते हैं ना। यहाँ पर ये चीजें आप कर सकते हो, आप एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग को इनिशियलाइज नहीं करवा सकते, उसकी वैल्यू नहीं दे सकते, कॉपी नहीं कर सकते, लेकिन अगर पॉइंटर के थ्रू की है तो आपने पॉइंटर के थ्रू आप इसको कॉपी कर सकते, ठीक है। और दूसरा मैंने कहा, ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, दिस वन आल्सो अनलाइक स्ट्रिंग्स char pointers can be reinitialized, जैसे अगर आपने यहाँ पर एक स्ट्रिंग ली थी UIT, आप इसको इनिशियलाइज नहीं कर सकते थे, हमने पहली स्लाइड में देखा था, आप UIT की जगह यहाँ पर कोई और जैसे CSC स्टोर नहीं कर सकते थे इसमें, ठीक है। लेकिन ये पॉसिबल है अगर आप इसको पॉइंटर के थ्रू करोगे, जैसे कि एग्जांपल कैसे देखो, आपने फिर से यहाँ पे लिखा है, ठीक है, 2 स्ट्रिंग्स बनाई आपने, एक सिंपल स्ट्रिंग के थ्रू, एक पॉइंटर के थ्रू, एक में प्रोग्राम है, एक में कोड है, लिखा आपने स्ट्रिंग, ठीक है। अब आप लिखते हैं string1 इक्वल टू सेव, ठीक है, प्रोग्राम की जगह आपको सेव लिखना था वहां पर, ठीक है, तो दिस विल प्रोड्यूस एन एरर, ठीक है। लेकिन अगर पॉइंटर में अगर आप पॉइंटर के थ्रू ये चेंज करेंगे तब वो वैलिड है। सी हियर इफ यू राइट नाउ हियर ptr1 इक्वल टू सेव, सो दिस इज वैलिड। सो दिस इज ऑल अबाउट पॉइंटर एंड स्ट्रिंग्स, okay. Remember these 2 points, okay. These are most important point regarding pointer, okay. You cannot assign a string to another string, but you can assign a char pointer to another pointer, okay. And also char pointer can be reinitialized, but the string cannot be reinitialized. This is the problem, okay. You can take screenshot of this now, okay.
now we will do all what we have done in slide in compiler now. Okay? जितना भी अभी हमने किया है उसको कंपाइलर में रन करके देखते हैं. सर जो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उसकी पीपीटीज मिल सकती है? हाँ, उसको मैं ग्रुप में डाल दूंगा, है ना, इसकी पीपीटी ले लें. ओके, थैंक यू सर. See this program. Okay. Here name string is declared of 20 characters, and you have written here printf enter name. Okay. Now we are going to enter using scanf function. So what you will do here, scanf, and then what is the format specifier? Tell me what is the format specifier here? Percentages. Percentage. Okay. Percentage. Okay. And what will you write here? Name. Name. Okay. We will not use it. एंड नाउ. ओके, अभी तक जितनी बार भी आपने स्कैनएफ किया था एंड लगाया था हर बार, सिर्फ स्ट्रिंग के केस में आप यहाँ पर एंड नहीं लगाते. ठीक है, तो यहाँ पर आपने एंटर कर दिया. अब मैं इसको प्रिंट करते हैं. यहाँ पर printf you have entered ये सिंपल सा प्रोग्राम है. ठीक है, इसमें आप एक इनपुट कर रहे हैं और इसी को फिर आपने प्रिंट कर दिया है. ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं. This is output. Enter your name. So you are going to enter here. जैसे मैंने अमन एग्जांपल लिया था, enter. So you have entered Aman. Okay. Now let us run it for multi-word strings. Okay. Suppose you want to enter a Aman Kumar. Okay. So see the output. You have entered Aman. Okay. It is not capable of receiving multi-word strings. So Kumar will not be printed. For this, what you have to do now? Which function will you use? Gets. Okay, and what is the syntax? You will directly write here gets, and you will not use any format specifier now. Okay. So now see the output of this program. Enter your name, Aman Kumar. Okay. So see the output now. You have entered Aman Kumar. ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जांपल से बता दिया गेट्स और स्कैनएफ में क्या डिफरेंस है दोनों. समझ आया सभी को? यस सर. यस सर. अब देखो पुट्स का जो मैंने कहा था, अब इसी को आप अगर मैं यहाँ पे पुट्स लिखूं, ठीक है, तो आप एक साथ नहीं कर सकते इनको प्रिंट. देखो अगर इसको मैं इस तरह से रन करने की ट्राई करूंगा तो एरर आएगा यहाँ पे ना. और क्या एरर है? एक्स्ट्रा पैरामीटर इन कॉल्स टू पुट्स. ठीक है, आप इस तरह से फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं लिख सकते यहाँ पर. तो उस केस में मुझे ये यहाँ से अलग, ये जो नेम है वो मुझे अलग पुट्स में प्रिंट करना पड़ेगा. Here puts and then name. Okay, now let's run it again. Enter name. Aman K Kumar, कोई बात नहीं ना. ठीक है, so you have entered Aman Kumar. See the output of Aman Kumar is now at the new line. ये मैंने कहा था आपको कि जब पुट्स जब आप ही रन करोगे तो जो कर्सर जाएगा वो नई लाइन पे चला जाएगा खुद. ठीक है, अगर आप ये दोनों स्टेटमेंट printf के थ्रू लिखते ऐसे अलग अलग भी, फिर भी आपकी आउटपुट आती है एक ही लाइन में. ठीक है, तो आपको जब अब न्यू लाइन इंसर्ट करनी हो तब आपको न्यू लाइन कैरेक्टर लगाना पड़ता है ना, याद है ना सभी को? अगर printf के थ्रू अगर आप लिखोगे तो आपने नई लाइन पे जाना तो आपको न्यू लाइन कैरेक्टर के थ्रू ही जा सकते हो, या तो फिर एक ही लाइन पे प्रिंट होगा आपका सब सारा प्रोग्राम.
ठीक है, तो ये डिफरेंस थे। अब देखो मैं कह रहा था आपको एक पॉइंट कि नेम जो होगा किसी भी एरे का वो उसका बेस एड्रेस प्रिंट करता है कभी भी। जैसे कि तो यहाँ पर मैं एक इंटीजर एरे भी बना दूं, इंट a of 10। After this you will print base address of a array। इस परसेंट डी और इसको मैंने ए यहाँ पर प्रिंट किया। देखो अब ए यहाँ पर क्या है, एरे का नेम। ठीक है, तो एरे का नेम किसको प्रिंट करेगा, बेस एड्रेस को। ठीक है, और सेम यही लाइन हम किसके लिए लिखते हैं, स्ट्रिंग के लिए भी। ठीक है, सो जस्ट अ सेकंड, बेस एड्रेस ऑफ नेम एरे इस परसेंट डी और यहाँ पर हम लिखेंगे नेम। अब इसको रन करते हैं। सॉरी, है ना, यहाँ पर -30 और -50 आया। क्या बता सकते हो क्या क्यों आया होगा ये? ठीक है, एड्रेस तो नेगेटिव नहीं हो सकते ना कभी भी, बेस एड्रेस नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन -30 और -50 आया। क्या मुझे क्या गलती की है मैंने यहाँ पर? बताओ। %u। This is right answer. Okay. For printing addresses, you must write unsigned specifier. Okay. You will write here %u. Now again, see this output. Okay. So see, these are the base addresses of A and name. Base address of A is 65506 and जो नेम एरे था उसका एड्रेस है 65486। तो देखो जो बेस एड्रेस होगा वो एरे के नेम के थ्रू ही आप प्रिंट कर सकते हो यहाँ पर। सेकंड मेथड के थ्रू इसको प्रिंट करते हैं यहाँ पर, पुट्स की जगह यहाँ पर लिखते हैं व्हाइल एरे का नेम था नेम, व्हाइल नेम ऑफ आई is not equal to null। आई भी डिक्लेयर करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक वेरिएबल में आई डिक्लेयर कर दूं और आई को इनिशियलाइज करते हैं 0। printf से %c तो एक ही मेथड था, है ना, एक स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए printf फंक्शन के थ्रू और नल कैरेक्टर यूज करके। ठीक है, इसकी आउटपुट देखते हैं। सॉरी, गलती हो गई एक, है ना। क्या गलती रही, हमने आई की वैल्यू को इंक्रीज नहीं किया था इसमें। ठीक है, तो आई की वैल्यू 0 रहेगी तो इनफाइनाइट लूप बन गया। कोई बात नहीं, इसको मैं जल्दी से एक बार फिर से ओपन करता हूँ क्लोज करके। Hold on just a second. ये आपका प्रोग्राम था। आई वेरिएबल, सॉरी,
इंट होगा, एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया इंट I इक्वल टू 0. नाउ यू विल प्रिंट दिस यूजिंग दिस लूप while name of I is not equal to null. Printf same हमने इसमें I प्लस प्लस नहीं लिखा था ना, ये गलती रह गई थी एक. ठीक है, इसकी वजह से ये प्रोग्राम इनफाइनाइट लूप बन गया था. ठीक, इसको रन करते हैं. इस सी आउटपुट नाउ UIT CSC. ठीक है, तो ये मेथड भी हमने डिस्कस किया था स्लाइड में. अब एक मेथड था जब आप इसको पॉइंटर के थ्रू मैनिपुलेट करते हो किसी स्ट्रिंग को. ठीक है, तो हम देखते हैं. तो आपने एक कैर नेम लिया है, एक और आप एक स्ट्रिंग लेते हो कैर another string of 20 numbers. Okay, now here so this is initialized to hello string हमने इसमें इनपुट की. ठीक है, और यहाँ पर एक आप पॉइंटर के थ्रू आप बनाते हो ptr, एक स्ट्रिंग बनाई आपने. ठीक है, ptr पॉइंटर लिया जिसमें आपने वर्ल्ड एक स्ट्रिंग लिखी सपोज. ठीक है, इसी तरह से एक और पॉइंटर लिया आपने स्टार ptr2. तो देखो ये पहला आपका मेथड है, सिंपल आपने स्ट्रिंग ली है, और दूसरे मेथड में आपने इसको पॉइंटर के थ्रू आपने स्ट्रिंग बनाई है. अब मैंने कहा था इसमें कुछ लीगल ऑपरेशन है, कुछ इलीगल है. जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखूं str इक्वल टू नेम. ठीक है, जैसे मैंने कहा इसको कॉपी करना है मुझे, str जो स्ट्रिंग है उसमें नेम कॉपी हो जाए. ठीक है, तो अगर इस प्रोग्राम को अगर मैं यहाँ पर रन करता हूँ, चलो इस सभी को मिटाते हैं बाकी है, सिंपल सा प्रोग्राम रखते हैं. बताओ होगा ये कंप्लीट या नहीं होगा ऑपरेशन? नो क्या सर. नेम जो नहीं होगा है ना. ठीक है, देखो दिस विल प्रोड्यूस एन एरर. ओके, ठीक है, एल वैल्यू रिक्वायर्ड. ओके, नीचे तो वार्निंग है, दो उनको छोड़ो है, नीचे वार्निंग है यहाँ पर ptr और नेम जो हमने साइन किए थे उनको अभी तक हमने यूज नहीं किया है. ठीक है, लेकिन जो एरर मेन है एल वैल्यू रिक्वायर्ड, ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पर. ठीक है, अब इसी की जगह देखो अगर मैं लिखूं पॉइंटर के थ्रू ptr2 इक्वल टू ptr. ठीक है, क्या वार्निंग आएगी है ना, फिर से हमने नहीं यूज नहीं किया, लेकिन देखो उसमें कोई एरर नहीं है अभी. ठीक है, अगर इसको अब इसकी आउटपुट देखने के लिए मुझे ये प्रिंट भी करने पड़ेंगे. ठीक है, जस्ट अ सेकंड, प्रिंट इट printf या पुट्स लिखते हैं डायरेक्ट है ना, पुट्स ptr2 as well as puts ptr. अब हम ये दोनों को प्रिंट कर लेते हैं. तो सीट्स आउटपुट वर्ल्ड एंड वर्ल्ड दोनों में क्या कॉपी हो गया था ptr2 में भी वर्ल्ड. ठीक है, तो पुट्स के थ्रू हमने प्रिंट किया है, तो इन दोनों स्ट्रिंग्स में ptr और ptr2 में वर्ल्ड कॉपी हो गया. ठीक है, तो ये मैंने एक ये मेथड बताया था आपको, और एक और क्वेश्चन था इसमें कि आप इसको रीइनिशियलाइज नहीं कर सकते. जैसे कि अगर मैं लिखूं यहाँ पर मुझे नेम में हेलो की जगह उसको मुझे हाय लिखना था. ठीक है, उस केस में देखो अगर इसको मैं रन करूंगा, ठीक है, फिर से एरर आएगा. ठीक है, एल वैल्यू रिक्वायर्ड. ठीक है, लेकिन अगर यही केस में पॉइंटर के थ्रू करूं तब ये लीगल होगा. ptr इक्वल टू मैं हाई लिख देता हूं यहाँ. ठीक है, अब देखना, अब कोई इसमें एरर नहीं है ना, वार्निंग है. ठीक है, तो इसको मैं रन करूं तो अच्छा वर्ल्ड के बाद फिर से एक बार प्रिंट करना था मुझे यही लाइन पुट्स ptr. मुझे मैंने फिर से ptr को प्रिंट किया क्योंकि हमने इसको चेंज कर दिया था. ठीक है, सो इसके आउटपुट देखो वर्ल्ड एंड देन हाई.
तो पॉइंटर के थ्रू आप इसको रीइनिशियलाइज भी कर सकते हो अगर पॉइंटर के थ्रू आपने स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करना है। तो ये हमारा ये लास्ट स्लाइड थी हमारी, है ना, पॉइंटर स्ट्रिंग्स को लेके। और कुछ रहा इसमें डिस्कस करने को? मैंने कहा था हाँ, स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन के थ्रू आप ये कर सकते हो, जैसे अगर आपने यहाँ पर वो स्ट्रिंग str में नेम कॉपी करना, तो उसके लिए फंक्शन है स्ट्रिंग कॉपी एंड यू विल राइट हियर str। पहले स्ट्रिंग का नेम दोगे और फिर बाद में दूसरी स्ट्रिंग का नेम दोगे, ठीक है। और इसके लिए आपको हेडर फाइल भी लगानी पड़ेगी, लेकिन अब #include string.h। मैं इसको भी प्रिंट कर लूंगा। उसके बाद puts str, let's compile it। Okay, so see now there is no error। Okay, now we'll run it। Okay, so देखो जो पहला कॉपी हो गया था, है ना, नेम किस में कॉपी हो गया था? स्ट्रिंग वाले में। तो वो स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन से पॉसिबल था। तो हेलो प्रिंट हुआ, उसके बाद आपने वर्ल्ड वर्ल्ड और हाई प्रिंट किया। तो ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, ठीक है, स्ट्रिंग के लिए। जैसे आपको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है, सपोज जैसे मुझे यहाँ पर देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट printf लेंथ ऑफ स्ट्रिंग नेम इज %d, है ना। और यहाँ पर लिखूंगा स्ट्रिंग लेंथ, इसके लिए फंक्शन है स्ट्रिंग लेंथ के लिए। और यहाँ पर मुझे इसका जो आर्गुमेंट है वो देनी पड़ती है, उसका नेम है स्ट्रिंग। यहाँ पर स्ट्रिंग का नेम है नेम। इसकी आउटपुट देखो, ठीक है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग नेम इज 5, ठीक है। hi हाई वो अलग से था, उसमें न्यू लाइन आएगा ना। तो देखो जो नेम है उसमें क्या था, वर्ल्ड था, हेलो जो भी था, दोनों में 5 ही है ना, हेलो था, ठीक है। तो उसमें आपके 5 कैरेक्टर से, तो इसने लेंथ बताई आपको, ये जो फंक्शन है, ठीक है। ये है स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन। ठीक है। अब एक और था, पॉइंटर को इंक्रीमेंट करने वाला, है ना, जो ptr++ का जो हमने काफी डिस्कस किया था वो रह गया अभी, है ना, कि पॉइंटर को इंक्रीमेंट करेंगे तो आप नेक्स्ट लोकेशन पे जाएंगे, ठीक है। तो सपोज मुझे यहाँ पर एक स्ट्रिंग चाहिए नेम, ठीक है, जिसमें आपने हेलो रखा है, और एक पॉइंटर चाहिए, ठीक है, $ptr। आपने क्या किया, इस पॉइंटर में इसका एड्रेस स्टोर करना है नेम स्ट्रिंग का, ठीक है। तो उसको लिए मुझे ptr=name लिखना है डायरेक्ट, है ना, ठीक है। तो इसमें बेस एड्रेस स्टोर हो जाएगा। अब इस ptr के थ्रू मुझे ये स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, ठीक है। तो फिर से मैं यहाँ पे लूप चलाऊंगा, व्हाइल वैल्यू एट द एड्रेस। ओके, सो स्टार ऑपरेटिव लगाना पड़ेगा, व्हाइल स्टार ऑफ ptr इज नॉट इक्वल टू null printf c स्टार ऑफ ptr, ठीक है। और उसके बाद जो पॉइंटर को इंक्रीमेंट करने के लिए ना ptr++। ये प्रोग्राम भी क्या करेगा, ये भी स्ट्रिंग को ही प्रिंट करेगा, लेकिन हमने इसमें पॉइंटर को इंक्रीमेंट करके प्रिंट किया है यहाँ पर, ठीक है। इसकी आउटपुट देखते हैं, कोई एरर है? ptr अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग है, सॉरी यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास नहीं आएगा, है ना। So this is compiled now successfully। Okay, see its output, hello is again printed here। Okay, तो ptr के थ्रू भी प्रिंट कर सकते हैं आप, है ना। जो क्वेश्चन किया था कि आपका ये एप्लीकेबल है हर एक के लिए या नहीं, ठीक है, उसको भी हम देखते हैं। आपने यहाँ पर इस एरे को हमने ये बना लिया इंटीजर, ठीक है। इसमें हम वैल्यूज
इसका जो डाटा टाइप है ये भी क्या हो जाएगा, int. Okay, and now suppose we have asked here printf enter numbers इसको 10 का एरे रखते हैं ना, स्मॉल एरे, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें यहाँ पे लूप लगाया for I equal to 0, I less than 10, I less than, and then you write in scanf ठीक है। आपने 10 नंबर से एंटर किए, नेम एरे का है, नेम ही है उसका नेम, ठीक है। और अब आपने इसको प्रिंट करना है यूजिंग this statement. Okay, so here you will not use null character. Okay, null character सिर्फ तभी कर सकते हैं जब आपका स्ट्रिंग हो। यहाँ पर हमें लूप चलाना पड़ेगा for equal to 0, I is less than 10, less than, we will also declare here I variable. देखो ये एरे के जितने भी एलिमेंट हैं ये भी अब पॉइंटर के थ्रू आपने एक्सेस किए है ना, ठीक है। जैसे इसको अभी रन करूं, ठीक है, एंटर नंबर्स तो आपने एंटर किए हैं, टेन नंबर्स प्रिंट किया और आपने उनको सभी को प्रिंट कर दिया यहाँ पर, है ना। मैंने पेरेंट के बाद स्पेस नहीं लिखा था, ठीक है। तो इसकी आउटपुट यहाँ पर इस तरह से शो होगी। मैं यहाँ पर अगर स्पेस लिखूँ, ठीक है, और ये क्लियर स्क्रीन फंक्शन मुझे कहाँ लगाना है, यहाँ पर, है ना, क्योंकि आपकी प्रीवियस आउटपुट भी यहाँ पर मिट जाएगी। तो देखते हैं, एंटर नंबर्स 5, आपने 10 नंबर एंटर किए, ठीक है। देखो आपने अभी इस एरे के नंबर्स को किस तरह से प्रिंट किया यूजिंग पॉइंटर, ठीक है। ये कंसेप्ट हम अभी कर सकते थे जब आपने पॉइंटर किया हो, ठीक है। जब मैंने एरे करवाया था तब हमने इसको पॉइंटर के थ्रू नहीं किया था मैनिपुलेट, लेकिन अब आपने पॉइंटर पढ़ लिए हैं तो अब हम इसको पॉइंटर्स के थ्रू भी मैनिपुलेट कर सकते हैं एरे को। समझा ये प्रोग्राम सभी को? यस सर। ठीक है, तो पॉइंटर को जब भी इंक्रीमेंट करेंगे वो उसने डाटा टाइप के साइज के अकॉर्डिंगली इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। बाकी हम फिर नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हो तो पूछ लो अभी। सर इस रिकॉर्डेड वीडियो का सर एक बार लिंक भेज देना सर। ओके, कोई बात नहीं, मैं लिंक सेंड कर दूंगा। ओके, सो बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय सर। बाय सर। बाय बाय एवरीवन।